हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अरुण, आप सभी का स्वागत है डाउट नेट पर। तो एक बार फिर से हम सभी लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ के साथ साथ इंटीग्रेशंस का भी यूज करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस का। तो हमें ग्राफ भी याद होना चाहिए और उसके बाद इंटीग्रेशन भी याद होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मजा भी आने वाला है बहुत ज्यादा सवालों को सॉल्व करने में। और उसके पहले सवाल को समझने में इस टॉपिक के अंदर आपको दो चीजें करनी होगी। पहला तो आपको ग्राफ याद होना चाहिए और इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, ये याद करने का पॉइंट है। दूसरा, आपको क्वेश्चन को बहुत आसानी से ध्यान से पढ़ना है, जहां जो चीजें लिखी है वो पूरी की पूरी समझनी है, हर चीज को समझना है। और उसके बाद ग्राफ उसके अनुसार ही बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और हम लोगों ने जैसा कि पिछली क्लास में देखा था, हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्सिस कर रहे थे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्सिस सिंपली अगर एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ए से पॉइंट बी है तो एफ एक्स डी एक्स। अगर लाइन और कर्व के बीच का एरिया है तो लाइन की इक्वेशन में से मैं कर्व के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ए से लेकर बी तक, ए और बी दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या फिर कर्व की इक्वेशन में से मैं लाइन की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर ये वाला केस होता है जहां लाइन ऊपर है और कर्व नीचे है, और ए पॉइंट ये है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर ऐसा होगा कि लाइन नीचे है और कर्व ऊपर है, ए और बी नाम के ये दो पॉइंट है, तो मैं कर्व की इक्वेशन में से लाइन की इक्वेशन मतलब दोनों का y सब्ट्रैक्ट करने के बाद ए से लेकर बी दोनों का इंटीग्रेशन कर दूंगा। उसके बाद एंगल एरिया बिटवीन द टू कर्व्स भी हमें निकालना है। चलिए दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो मेन मुद्दे की जो बात है उसे समझते हैं। एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व। एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं तो ये कर्व मान लीजिए कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने दिया गया है। मान लीजिए कर्व की इक्वेशन एफ एक्स है एंड देयर इज अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये दोनों के दोनों मान लीजिए ए जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट ए और बी है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन ए एंड बी, ये वाला एरिया जिसे अपन कह सकते हैं। तो आप यहां पर क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, सीधा सीधा जो भी वैल्यू आती है इंटीग्रेट कर दीजिए ए से लेकर बी तक। अगर कर्व की इक्वेशन एफ एक्स है तो एफ एक्स में से लाइन का वाई अलग कर कर इंटीग्रेट कर दीजिए। दैट मीन्स ऐसे ए से लेकर बी एफ एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी डी एक्स। पर यहां एक पंगा है, हमें ये दिख रहा है कि चलो ये पॉजिटिव है, एरिया ऊपर है। अगर ये एरिया एक्स एक्सिस के नीचे हुआ तो परेशानी हो जाएगी, नेगेटिव एरिया आ जाएगा, और नेगेटिव एरिया एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इफ नेगेटिव एरिया एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं इस पॉइंट के बीच में मॉड लगा दूंगा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अगर सेकंड कहानी में ये लाइन ऊपर आती है तो लाइन में से कर्व की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज नॉट द पॉइंट, मतलब ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये वाला एरिया निकालना होगा तो इस वाले एरिया के लिए मैं लाइन की इक्वेशन में से कर्व की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट। डन है क्या? चलिए, अच्छा अगर मैं दो लाइन के या दो कर्व के बीच का एरिया निकालने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब मुझे दो कर्व दिए हैं। एक कर्व ऐसा है, ये एफ एक्स है, और दूसरा कर्व जी एक्स है, जिसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दी जाती है। एंड आप लोगों को एफ एक्स और जी एक्स के बीच का एरिया निकालना है। इसमें एक और काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एफ एक्स ऐसा निकल जाता है और जी एक्स कुछ इस तरह से निकल जाता है। आपको यहां दो एरिया दिख रहे हैं एफ एक्स का और जी एक्स के बीच में। एफ एक्स और जी एक्स के बीच में आपको दो एरिया दिख रहे हैं, ये A1 मान लेते हैं और ये A2 मान लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी है। तो आपको इन दोनों में जो ऊपर दिख रहा है ना उसमें से जो नीचे दिख रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे A1 एरिया निकालना है तो मैं fx में से gx की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट कर दूंगा a से लेकर b तक। अगर मुझे A2 निकालना है तो A2 निकालने के लिए मैं b से लेकर c तक gx की इक्वेशन में से fx की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ये A1 और A2 हमारे पास दो चीजें हो जाएगी। तो यार बेसिकली A1 और A2 दो चीजें दी हुई है, दो इक्वेशंस दी है, दो एक्सप्रेशंस दी है। अगर इनके बारे में बात हो जाए, अच्छा अगर आपको A1 प्लस A2 बोले तो A1 प्लस A2 डायरेक्टली आप A से लेकर C इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि A से लेकर C में, A से लेकर B में fx ज्यादा है gx से और B से लेकर C में gx ज्यादा है fx से। सो डेफिनेटली मुझे यहां पर जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो कर्व के होंगे उतने ही एरिया कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको बोला जाए फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू cos x between the points, let's suppose x is equal to 0 to pi by 4। छोटा सा एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो यार fx और gx का जो एरिया है पहले वो कैलकुलेट करते हैं। ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये 0 है, ये पाई है और इस पाई और 0 के बीच में ये पॉइंट पाई बाय 2 है। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट अच्छा 0 से पाई बाय 2 मान लेते हैं, इसमें दोनों केस कवर हो जाएंगे, 0 से पाई बाय 2। और उसके बाद दूसरा एरिया आता है दैट इज cos x। तो cos x यहां से ऐसा आता है, ये sin x का ग्राफ है और ये cos x का ग्राफ है। cos x का ग्राफ यहां से ऐसे निकल जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई बाय 2 के बारे में बात करनी, मतलब ऐसा वाला ग्राफ है। ये cos x है, ये sin x है, ये दो एरिया है बेसिकली हमारे सामने। ओके सो देखो यार, आपको cos x और sin x के बीच का जो एरिया निकालना है वो दो एरिया डेफिनेटली यहां पर दिए गए हैं। दूसरा एरिया ये वाला है, ये A और B नाम के दो एरिया है। मान लीजिए ये A1 एरिया है, तो A1 जो एरिया है वो ये वाला एरिया है और A2 ये वाला एरिया हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना सर। अलग अलग मान लिया। अब हमें पता है कि जहां पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 से पाई बाय 2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जो कि पाई बाय 4 तक है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल एरिया is equal to A1 plus A2 and to find out A1 मैं 0 से पाई बाय 4 cos x के ग्राफ में से sin x का ग्राफ घटा दूंगा या cos x में से sin x की वैल्यू घटा दूंगा, cos x के एरिया में से sin x का एरिया घटा दूंगा, जो समझ में आए वो देख लो। तो cos x में से sin x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस दूसरा एरिया कौन सा है? दूसरा एरिया है कि सर अगर मैं पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच बात करता हूं तो मुझे sin x माइनस cos x करना पड़ेगा। तो ये sin x और ये cos x डन है। तो बेसिकली इस तरह से इस एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं। अब यार यहां पर ना ये जो ग्राफ है बेसिकली इस ग्राफ को आप समझने की कोशिश करो कि आपको sin x और cos x के ग्राफ पता है। हो सकता है कि आपको यहां पर ऐसे कर्व आए जिनके ग्राफ आपको याद नहीं हो। सो आई एम टेलिंग यू सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स, sin x, cos x, tan x, cot x, कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ। सेकंड जो 4 पैराबोला है उनके ग्राफ। थर्ड एलिप्स के दोनों तरह के ग्राफ। आफ्टर दैट सर्कल के ग्राफ अगर उनका सेंटर h, k और रेडियस r होती है, जो कि 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला तीनों दिए गए हैं। इलिप्स, पैराबोला और सर्कल तीनों दिए गए हैं। और वहीं पर थोड़ी देर पहले ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई गई होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री भी दी होगी।
मतलब उनके ग्राफ भी दिए होंगे। क्लास 12th में इन ग्राफ के अलावा मॉड फंक्शन का ग्राफ है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, काम में आ सकता है। मैक्स टू मैक्स अगर बहुत ज्यादा लेवल का सवाल करना होगा और मतलब शॉर्ट एंड स्वीट सवाल करना होगा तो सवाल हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, बट वो बहुत हाई लेवल का सवाल हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। जैसे उदाहरण के लिए पहले ये सवाल कर लेते हैं, फाइंड आउट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का हमने ग्राफ बनाया, ऐसा कुछ। ठीक है सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ है। आफ्टर दैट y इज इक्वल टू मॉड x, ऐसा कुछ ग्राफ है। अब ये दोनों ग्राफ हमारे सामने हैं। अगर ये दोनों हमारे ग्राफ हमारे सामने हैं तो मैं यहां पर इन दोनों ग्राफ के बीच का एरिया निकालने के लिए जाऊंगा। सिंपल सा सवाल है, इजी कैलकुलेशन है। नाउ आपको पता है अगर ये एरिया और ये एरिया दोनों की सिमेट्रिसिटी से आप देखें तो दोनों एरिया बराबर है, देयरफॉर टोटल एरिया शुड बी 2 टाइम्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के। अब आपको ये चेक करना है कि ये तो लाइन y इज इक्वल टू एक्स है और ये लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। दोनों के बीच का जो एरिया आना चाहिए, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, ये वाला पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करने जाते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स, दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, तो 0 से 1। ठीक है, लाइन ऊपर है, पैराबोला नीचे है, तो लाइन की इक्वेशन में y का मतलब x है और पैराबोला की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है। ऐसा कुछ 0 से 1 तक, ओके, 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/3, तो ये मिलेगा 2 इंटू 1/6, दैट इज 1/6, 1/3। और ये एरिया हम लोग टोटल दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वो निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्चुअली करा सकता हूं, और कॉन्सेप्चुअली सवाल ऐसा है, पहला तो सवाल ऐसा है दैट फ्रॉम -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन। दूसरा सवाल यहां पर ऐसा है, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम -1 to 1। अब दिखने में दोनों सवाल एक जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन -1 से 1 तक। अब जब मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं, मैं ये बात नहीं करता कि जो नेगेटिव वैल्यू है मुझे उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। इंटीग्रेशन कैन बी 0 बट एरिया कैन नॉट बी 0 अनटिल अनलेस जब तक आप एक ही पॉइंट पर इंटीग्रेट कर रहे हो। जैसे a से a एरिया या sin x का π/2 से लेकर π/2 तक का एरिया 0 है, क्योंकि आपने विड्थ कुछ भी नहीं दी है। पर यहां पर एरिया जो है वो डायरेक्टली 0 नहीं है। एरिया वाला कॉन्सेप्ट अलग है, पहले इंटीग्रेशन वाला बात करते हैं, है ना सर। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट के बारे में बात करता हूं तो देखो, -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, इसका साफ साफ मतलब है कि आप पहले -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहचानिए। आपने इसको पहचानने के लिए आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हर पॉइंट पर टूटता है। अगर वो हर पॉइंट पर टूटता है तो यहां पर आपने इसे -1 से 0 लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, प्लस 0 से 1 लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब अगर कोई भी x -1 से 0 है या 0 से -1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा
ओके, -1 से 0, इसको 1 से 2 कर लेते हैं यार, है ना, थोड़ा सा यहाँ ये बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देख के भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं 1 से 2 कर लेता हूं। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी x अगर -1 से 0 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बेसिकली -1 के बराबर ही होना चाहिए। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। कोई नंबर 1 से 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। अब अगर मैं यहां पर इंटीग्रेट करता हूं तो -1 का इंटीग्रेशन x, -1 से 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 बेसिकली, और 1 का इंटीग्रेशन x 1 से लेकर 2 तक। यहां पर वैल्यूज रखी जाए तो -0 -1 +0 +2 -1, तो देखो ये वैल्यूज कितनी आई, -1 +2 -1 दैट इज 0। और ये कैसे आया? क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा जो मतलब होता है, हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो इस तरह से होता है कि जो एरिया नेगेटिव आए वो नेगेटिव रहे। इंटीग्रेशन में हम पॉजिटिव चीजों या नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव नहीं बनाते, हम एरिया में उसे पॉजिटिव बनाते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखिए। ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है -1। तो बेसिकली ये वैल्यू 1 ले लेते हैं और यहां पर एक -1 नाम का पॉइंट ले लेते हैं। फाइन है। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ के साथ फैमिलियर हैं तो सबसे पहले जब x -1 से 0 होता है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहां पर ये नहीं होता और यहां पर ये पूरी तरह से होता है। जब x 0 पर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाती है और उसके बाद ये 1 तक 1 बनने की कोशिश, मतलब हमेशा 0 ही रहती है। और उसके बाद जब वैल्यू 1 से लेकर 2 होती है तो 1 पर वैल्यू 1 हो जाती है, और ऐसी वैल्यू आ जाती है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया इन दिस केस। देखो बेसिकली ये एरिया और ये एरिया, आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो ये एरिया, अब बेसिकली आप देख सकते हैं अगर ये एरिया निकालेंगे तो ये आएगा बेसिकली यहां पर कैलकुलेट करने पर दिस एरिया शुड बी 1, बेस और हाइट, दिस एरिया शुड बी 1 क्योंकि बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, ये भी बेस 1 है, हाइट 1 है, तो दोनों एरिया बराबर हैं। पर जब हम इंटीग्रेट करते हैं हम नेगेटिव एरिया को नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव एरिया को पॉजिटिव लेते हैं। देयरफॉर इन इंटीग्रेशन द टोटल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। बट इफ वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया, हम नेगेटिव एरिया को, जो कि नेगेटिव कब हुआ, जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसको -1 ना लेकर मैं +1 लूंगा तो एरिया टोटली 2 आ जाएगा। अब इसको यहां कैसे समझे कि एरिया 2 आ जाए, तो जो नेगेटिव आ रहा था ना सब पे मॉड लगा दो, इस पे मॉड लगाओगे, इस पे मॉड लगाओगे, तो ये जो नेगेटिव एरिया आ रहा था ना ये -1 की जगह +1 हो जाएगा, तो आंसर फिर से आपके पास 2 आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए सर दूसरी बात करते हैं। ये सवाल थोड़ा सिंपल है, ये आप लोग कर लेंगे। ओके, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द लाइन x is equal to 4y - 2। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं x² = 4y, x² = 4y का ग्राफ y = x², जैसा मतलब एक छोटा सा पैराबोला जिसका कॉन्केविटी अपवर्ड है। दूसरा x is equal to 4y - 2, तो इस लाइन को ड्रॉ किया जाए पहले तो x is equal to 4y - 2, इसे पहले y के टर्म्स में लिख दिया जाए तो x + 2 डिवाइड बाय 4 is equal to y। So when x is equal to 0 और when y is equal to 0 x is equal to -2, ये 1 ले सकते हैं तो ये -2 ले लेंगे, ये -1, 0
और ये जो पॉइंट है वो -2,0। जब x की वैन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, तो एक पॉइंट आपके पास मिला -2,0। वैन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो y की वैल्यू 1/2, तो 0,1/2। तो यार अगर ये 1 था तो ये 1/2 होना चाहिए, मतलब बेसिकली y की वैल्यू यहां 1/2 ले सकते हैं, तो 0,1/2। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं तो ये लाइन की इक्वेशन होगी, जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी थी, मतलब जिसका ग्राफ आपको निकालना है, वो लाइन का ग्राफ आपके सामने है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो एरिया है ये एरिया निकालना है बेसिकली। ये एरिया निकालना है। अब देखो ये एरिया ना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये y एक्सिस के अबाउट बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो हमें यहां और यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब हम इस एरिया को ये नहीं बोल सकते कि जितना इधर है उतना इधर है तो डबल हो जाएगा, नहीं नहीं, हमें ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। और अगर ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ये पहला काम था, ये दूसरा काम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। x² by 4 is equal to y and x plus 2 divide by 4 is equal to y। दोनों को बराबर कर दो, x² by 4 is equal to x plus 2 divided by y, x square x plus 2, जिसका मतलब होगा x² minus x minus 2 is equal to y। ऐसा कुछ अगर यहां से सॉल्व करोगे तो शायद ऐसा कुछ मिलना चाहिए, x² minus 2x x minus 2 is equal to y। तो अगर यहां से आप x माइनस या x कॉमन निकालोगे तो यहां आपके पास कॉमन निकालने के अलावा कुछ भी नहीं बच जाएगा। तो x plus 2 और x minus x बराबर 2 आर द 2 पॉइंट्स, तो x is equal to -1 और x is equal to 2 आर द 2 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट तो बेसिकली यही पॉइंट है ना, a पॉइंट तो यही पॉइंट आया और ये जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट है। अब एरिया निकालने के लिए आपने ग्राफ से देखा कि एवरीथिंग इज पॉजिटिव, यहां कहीं भी नेगेटिव वाला फैक्टर नहीं है। अगर नेगेटिव वाला फैक्टर नहीं है देन द एरिया शुड बी -1 से 2। लाइन के इक्वेशन में से पैराबोला की इक्वेशन घटानी पड़ेगी, क्योंकि लाइन ऊपर है पैराबोला नीचे है। लाइन मतलब x plus 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x² by 4 साथ में dx। तो a बराबर 1/4 -1 से 2 x plus 2 माइनस x² dx। तो एरिया शुड बी 1/4 x² by 2 प्लस 2x माइनस x³ by 3 फ्रॉम -1 to 2। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये जो एरिया है 1/4, देखो यार दो वैल्यू यहां रखोगे तो 2² by 2 प्लस 2 into 2 माइनस 2³ by 3। अब माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोअर लिमिट रखने जा रहे हैं, तो -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू -1। अगर यहां पर माइनस करूंगा तो -1 क्यूब बाय 3, ये ब्रैकेट बंद और ये भी ब्रैकेट बंद। लोअर लिमिट अपर लिमिट रखने के बाद सब्ट्रैक्शन करना है, इंटीग्रेशन यहां डायरेक्टली रिजल्ट देगा, कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला फैक्टर कंसीडर नहीं करना है। तो ये 1/4 4 प्लस बचा 4/2 मतलब 2
ये आ जाएगा 4 माइनस 8/3 माइनस 1/2 माइनस 2 और ये मिलेगा 1/3। अब इसे सॉल्व कर लो, जो फाइनल एरिया है वही हमारा फाइनल आंसर है। तो a इज इक्वल टू 1/4 बाहर है, ये मिला 6 माइनस 8/3 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1/3। सो एरिया शुड बी 1/4, 6 और 2 हुए 8, 8 में से अगर 1/2 चला जाता है, चलो इनको बाद में देखते हैं, 8 में से अगर 1/2 चला जाता है तो 15/2, 8 और 1 9, 9/3 माइनस 3, तो यार 1/4 9/2, तो आंसर इज 9/8। अब कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन हो तो आप देख सकते हैं। तो दिस इज a beautiful example of area between a line and a curve. Now next move to this area. Find the area of the region bounded by the two parabola x square equal to y and y square equal to x. x square equal to y, the concavity downward के साथ ऐसा पैराबोला, y square x ऐसा, और x square equal to y concavity upward के साथ ऐसा पैराबोला। मैं आपको दिखा देता हूं, शायद मैं कुछ गलत बोल गया यहां पर। चलो ऐसे सर दो पैराबोला है। पहला पैराबोला है जिसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है वही आप लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके सो देखो यार, सीधा सीधा जवाब है कि सर ये एरिया जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमें नेगेटिव वाला या मॉड वाला कोई फैक्टर नहीं लेना है। आपकी बात टोटली मैं एग्री करता हूं, पर 2 पॉइंट की जरूरत है। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला जो कि 0,0 आपको दिख रहा है, दोनों का वर्टेक्स जहां से शुरू हुए ना उसको वर्टेक्स कहा जाता है। मतलब वो क्या वर्टेक्स और किसे कहा जाता है ये बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट तो है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, दैट इज 0,0। सेकंड पॉइंट जहां ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं उसके बारे में और बातें कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं ए पॉइंट निकालू विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y is equal to x square and y square equal to x, जिसका साफ साफ मतलब है y is equal to x square and y is equal to प्लस माइनस रूट x, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब ये प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम सिर्फ पॉजिटिव या फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों को ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट में x और y दोनों को ट्रीट कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x, या फिर x की पावर 4 इज इक्वल टू x। अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0, जिसका साफ साफ मतलब है x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू 0 जो हो चुकी है, x क्यूब बराबर 1 जिसका साफ साफ मतलब है x बराबर 1, तो x बराबर 1 नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो कि है 1,0। सो यार हमें ना इंटीग्रेशन करना है 0,0 से लेकर 1,0 के बीच, ठीक है। सो वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1, किसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को नहीं, y इज इक्वल टू रूट एक्स को। y स्क्वायर एक्स लिखने का मतलब ये भी आ जाएगा, और हमें y माइनस y1 माइनस y2 करना है, मतलब इस पैराबोला के y में से इस पैराबोला का y घटा देना है। तो जो पैराबोला ऊपर है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो इसका तो y रूट एक्स होना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे वाले का dx।
and this is the answer of this question, and the answer of this integration is the required area bounded by the two curves. सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत की बात, परेशानी कुछ भी नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला। अब यहां थोड़ी समस्या है, यहां जो कर्व है ना वो दोनों बड़े बड़े कर्व हैं। पहला तो है सर्कल, ध्यान से देख लीजिए आप, पहला तो है सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, जिसका मतलब साफ साफ हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9/4, या फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 3/2 पूरे का स्क्वायर। अब 3/2 का स्क्वायर मतलब इसकी रेडियस 3/2 है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। चलो पहले ये बहुत अच्छा हुआ कि सर्कल हमारे सामने साफ साफ तौर पर आ गया। तो ये पॉइंट 3/2, 0, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट 0, 3/2, ये पॉइंट -3/2, 0, और ये पॉइंट 0, -3/2। दूसरा कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, और मैंने कहा x स्क्वायर इक्वल टू 4y को y इज इक्वल टू x स्क्वायर की तरह ही ग्राफ बना दिया जाए। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनेगा ऐसा। तो अब आपको दिख गया होगा हमें कौन सा एरिया निकालना है ना सर? x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो देखो यार, अगर ये एरिया A1 है तो ये भी एरिया A1 है। इस एरिया को निकालने की दो टेक्निक है ना? दोनों टेक्निक में से जो आप चाहो वो फाइंड आउट कर सकते हो। वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया A1। मैं दोनों दिखा देता हूं, दोनों को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। दोनों एरिया में आपको दिखा देता हूं कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। अपन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। चलिए मैं सिर्फ A1 निकालने जा रहा हूं। तो देखो पहला तरीका तो ये है कि ये आपका सर्कल है और ये पैराबोला है। सर्कल है y इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट। सर्कल तो यही है ना? ठीक है। दूसरा पैराबोला है y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4। आपको एरिया निकालना है दो तरह से। तो पहला तरीका तो आपने ये निकाला कि आप ना इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालेंगे ही निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं कि कहां कहां ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो काम है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं 4y स्क्वायर रख देता हूं, ऐसा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। इस x स्क्वायर की जगह अगर मैं 4y रख देता हूं, या 4y जो लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 16y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, या 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। अब ये हुआ 36, ठीक है सर। 36 का मतलब है 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो सबसे पहले ऐसा कुछ लिखा जा सकता है 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। अगर मैं यहां से 2 को बाहर निकालता हूं तो 2y प्लस, या 2y को बाहर निकालते हैं तो 2y प्लस 9, और यहां से भी 2y प्लस 9 बराबर 0। तो y की दो वैल्यू आ रही है। पहला y इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा y इज इक्वल टू -9/2। -9/2 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यार नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 1/2 इज द पॉइंट। कौन सा? y की वैल्यू 1/2 यहां पर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, जो कि फिर से गलत है ना? गलत क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अगर हम यहां पर 1/2 रखेंगे, ठीक है, ये हुआ 16 और 16 और ये 9, ठीक है। इस तरह से 4y स्क्वायर 18 माइनस 2 तो 18 माइनस 2 36, बिल्कुल सही है। और यहां से अगर -1 निकालूंगा तो y की वैल्यू 1/2, ठीक है। x स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी।
तो x की वैल्यू √2 आएगी, सही तो है, x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 1/2। ठीक है सर। अब देखो यार, इन दोनों कर्व को अभी हटा देते हैं। मैं बता रहा हूं दो तरीके कौन कौन से हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप ये वाला एरिया निकाल दीजिए टोटल, विच इज द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल। ये √2, 1/2 है। तो ये एरिया, टोटल एरिया, सर्कल का एरिया कहां से कहां तक, 2 से लेकर √2 तक, है ना। एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल कहां से कहां तक, 0 से लेकर √2 तक। तो पहला एरिया हमने निकाला 0 से लेकर √2, एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट साथ में dx। उसमें से पैराबोला का एरिया ये जो है ना, ये माइनस कर दीजिए। वो कैसे करेंगे, वो हो जाएगा 0 से लेकर √2 x स्क्वायर बाय 4 dx। दिस इज द फर्स्ट मेथड, क्वाइट इजी, है ना। दूसरा मेथड और थोड़ा आसान हो सकता है। अगर ये सर्कल है और ये पैराबोला है और ये दोनों √2, 1/2 पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप पहले 0 से लेकर 1/2 तक पैराबोला का एरिया निकाल लीजिए। अब अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपको सारी चीजों को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो ये अगर मेथड 1 है तो ये मेथड 2 है, जो ये बोलेगी कि आप 0 से 1/2 तक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू 2√y होगा dy, प्लस दूसरा 2 से लेकर 3/2 तक या 1/2 से लेकर 3/2 तक सर्कल को इंटीग्रेट कर दीजिए, जो कि हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर साथ में dy। अब इन दोनों एरिया को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आते हैं उस तरह से आप इस एरिया को, मतलब दोनों आंसर सेम आएंगे। मेथड 2 है, जिस तरह से आप करना चाहे आप कर सकते हैं। ओके, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। दो कर्व है यार, पहला वाला जो कर्व है वो सर्कल है, देख लो, x-1 होल स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्कल की इक्वेशन होती है, अगर उसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा होना तो ऐसा कुछ, तो सेंटर अल्फा कॉमा बीटा, यहां सेंटर कितना है 1,0, ठीक है, और रेडियस होती है 1, तो यहां रेडियस दिख रही है 1, तो अगर ये 1,0 है, एक सर्कल ऐसा जिसकी रेडियस 1 है और 1 रेडियस और 1,0 सेंटर है, तो ऐसा ही कोई सर्कल होगा। दूसरा सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ ऐसा सर्कल है। अब हमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। अब देखो यहां सिमेट्री बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस और दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है। अगर दो सर्कल पता है कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, दो सर्कल तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनका रेडियस बराबर हो। तो यहां पर दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है। अगर दोनों सर्कल का रेडियस बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है, मतलब ये जो एरिया है नीचे वाला और ऊपर वाला बराबर है। साथ ही साथ ये जो एरिया है ना, इतना इतना, आपको फोटो में ठीक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये एरिया चारों बराबर है, ये टुकड़ा चारों पीस बराबर है। तो अगर मैं सीधा सीधा ये वाला एरिया निकाल लेता हूं, जो आपकी मर्जी पड़े, उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये एरिया निकाल लो, पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो 4 टाइम्स 0 से 1/2, अब इसका y निकाल लो, 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट dx। दिस इज द आंसर। डन है सर। तो यार अभी की बातें अपन यही समाप्त करते हैं। सवाल तो और भी बहुत सारे हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, लेकिन समय हो चुका है। अब जितने ज्यादा सवाल हो सकते हैं उतने खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कल अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मेंटी क्विज के बारे में। इसी एरिया पर आपसे छोटे मोटे बहुत सारे सवाल पूछूंगा, देखता हूं आप में से कितने लोग उसे कर पाते हैं। मिलेंगे कल इसी समय पर, तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए डाउटनेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।